बीजेपी आरएसएस कहीं नहीं है, केवल एक व्यक्ति है। जी जी सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं, फिर सेंगर साहब के पास आऊंगा। अन्नामलाई ने एक स्टेटमेंट दे दिया कंट्रोवर्शियल, आज की बड़ी खबर है। तमिलनाडु के बीजेपी के मुखिया कहते हैं अम्मा जयललिता तो कट्टर हिंदुत्व के सपोर्टर थी, उनके जाने के बाद तमिलनाडु के अंदर एक वैक्यूम पैदा हो गया है और बीजेपी अब उसी वैक्यूम को फिलअप करना चाहती है। और कहते हैं कि जब तक जयललिता जी जीवित थी तो वह तमिलनाडु में किसी भी अन्य की तुलना में हिंदुत्व की एक बहुत बेहतरीन लीडर थी। अब उस जगह को भरने की गुंजाइश है अम्मा के जाने के बाद। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अम्मा को जम के गालियां दी थी, अम्मा को, अपना अन्ना दुरई को, एमजीआर को पानी पी पी के कोसा था। उसी वजह से अन्ना डीएमके ने इनको बाहर निकाला था। लेकिन शशिकला एकदम से उनका स्टेटमेंट आता है कि अन्नामलाई के द्वारा जयललिता के बारे में की गई टिप्पणियां उनकी अज्ञानता और गलतफहमी को दिखाते हैं। जयललिता जैसा चरित्र कभी भी संकीर्ण दायरे में नहीं रहा है और हमेशा वो अन्ना और एमजीआर के दिखाए रास्ते पर चली हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए सम्मानीय थी और वो सबका सम्मान करती थी। अम्मा एक महान नेता थी जिन्होंने जाति और धार्मिक बंधनों को तोड़ा था। उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर किया और अब उनकी बात करके भारतीय जनता पार्टी के लीडर अन्नामलाई दरअसल फिर से तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां पर धार्मिक विद्वेष नहीं है वो फैलाना चाहते हैं। कभी कभी लगता है कि इनकी कोई सीमा है, वैसे भी मुझे तो इनकी कोई सीमा नजर नहीं आती है। अभी ये आज का जो प्रकरण है अन्नामलाई का, चुनाव हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी इससे लगता है कि इनकी कोशिशें जारी रहेंगी कि कुछ ना कुछ समाज के अंदर जो जहर है वो फैलता रहे। और बाकी तो टॉपिक तो हमारा वही है कि इन्हीं लोगों ने ले लेना वोट मेरा। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। अगर वह हिंदू की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्यों आपको आश्चर्य हो रहा है? यही राजनीति करके तो ये इन्होंने अपनी इस लंबी दूरी को तय कर लिया। इनको लगता था कि हिंदुत्व की हम बात करते रहेंगे, लोग उनके साथ जुड़ते जाएंगे, लोग जुड़े भी। आप याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई आज की पार्टी तो है नहीं, 1980 में अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन चुनाव में, उसके पहले जनसंघ इनकी पार्टी होती थी। चुनाव में इनको 1991 से सफलताएं मिली और 1991 का दौर क्या था? ये राम मंदिर का आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन। तो ये अगर हिंदू की बात नहीं करेंगे, जिनको कहीं टिम्बकटू में बात करनी होगी, बात उसी करेंगे, क्योंकि और इनके पास कोई किस वैचारिक की बात करेंगे? अगर हिंदू की बात नहीं करेंगे तो कोई वैचारिक आधार नहीं बनता। समाज को बांटने के अलावा इनके पास अपने तरफ लोगों को आकर्षित करने का विकल्प क्या है? जहां पे इन्होंने सब तमिलनाडु में पूरे प्रयास कर लिए, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब इनको जयललिता के, निश्चित रूप से जयललिता के बाद से एक वैक्यूम वहां पे लीडरशिप की एआईएडीएमके की बनी हुई है। वह लीडरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं जो वहां के लोग इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। शशिकला पलानीचामी के बीच में, पलानीवेल जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे कार्यकारी, उनके बीच में एक अलग तरह का विवाद चला। तो वह जो लीडरशिप का वो है वैक्यूम भरने की कोशिश है। लेकिन यह है कि जिस तरह के द्रविड़ आंदोलन तमिलनाडु में बहुत प्रभावी हो चुका है, वहाँ बीजेपी की दाल गल नहीं रही। अगर आप वैकल्पिक राजनीति करेंगे और वहां के लोगों के वैचारिकी से अलग करेंगे तो संभव नहीं है कि आप वहां जगह बना लें। जहां से चुनाव लड़ रहे हैं मदुरई से, आप वही देख लीजिए क्या स्थिति बनी है उनकी। वो तो बहुत ही धार्मिक जगह है, बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं और हिंदुत्व के भावना से ओतप्रोत होकर के चले जाते हैं। लेकिन वहां भी कुछ माहौल बनता हुआ इनके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ा। एक युवा नेता के रूप में इनको एक अलग राजनीति करने की उम्मीद लोग कर रहे थे अन्नामलाई से, लेकिन जो वजह हो, उनको लगा कि वो अपनी राजनीति से कोई जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि एआईएडीएमके का जो एक खाली जगह है और जहाँ की लीडरशिप का विवाद है उसमें अपना जगह बना ले। लेकिन लगता नहीं है। सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का क्या विकल्प, किस बिना पर लोगों को अपनी तरफ लाए। ये अपने जो योजनाएं इन्होंने शुरू की उसकी ये चर्चा नहीं करते, गवर्नेंस की चर्चा नहीं करते,
हिंदू मुसलमान करके इन्होंने देख लिया, पहले चरण से शुरू कर रहे हैं, उस पर लोग इनके तरफ आकर्षित होने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि गलत तरह की जो जो एक समाज का एक वर्ग है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जो कम से कम इस तरह के विद्वेष की राजनीति को पसंद नहीं करते, समाज को बांटने की इन कोशिशों को पसंद नहीं करते, और संभवतः यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की वह स्वीकृति नहीं बनी समाज में, जो कि एक राजनीतिक दल के रूप में अन्य तमाम राजनीतिक दलों की बनती रही। क्योंकि आप एक समाज को, समाज के एक हिस्से को अलग थलग करके उसके खिलाफ विद्वेष फैला करके उसको एकदम उसका परित्याग करके या उसको रिजेक्शन के मोड में रख करके आप समाज उसको कैसे स्वीकार कर लेगा? क्या भारत का समाज है वह इस तरह का तो बना नहीं है। एक सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति रही है, घटना विशेष को लेकर के लोगों में नाराजगी भी रही, इसे भी आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन स्थायी रूप से एक वर्ग विशेष के प्रति नाराजगी हो जाए ऐसा होता नहीं। तो वह हिंदू मुसलमान का नारा चला नहीं पहले दूसरे चरण तक। आगे जब बढ़ने के बढ़े वो तो उनको भी समझ में आया कि केवल ये बात करने से बात नहीं बनेगी, ध्रुवीकरण, हिंदुत्व, राम मंदिर नहीं चल रहा है। लगातार इस बात की कोशिश की, लगातार चुनाव में कोशिश करते वो चलते करते गए, और अब आते आते आप मैंने आप विपक्ष के नेताओं पर एक अनुचित और अमर्यादित टिप्पणियां करके आप कैसे अपने साथ लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं? और यही अमर्यादित टिप्पणियां आपके अपने लोगों को, या अपने लोगों का मतलब आपके प्रतिबद्ध लोग नहीं, जिन लोगों ने आपको सत्ता सौंपी थी वो आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। जो बात आप कर रहे हैं कि नहीं लोगों ने ले लिया मेरा वोट, मेरा तथ्य यही हो गया। आज मैंने चुनाव शुरू होने के पहले यह धारणा बनी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी अपराजय है और मोदी जी को तीसरे टर्म में लाने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात समान तौर पर कही जा रही है। आज सबकी सभी धारणा खत्म हो गई। देश का कोई हिस्सा नहीं है जहां पे चुनौती नहीं है, जहां पे ये माना जा रहा था कि एक तरफा लड़ाई है। जैसे कि गुजरात में ये गिरीश जी वहां के की बात लगातार कहते रहे हैं कि वहां कोई चुनौती नहीं है बीजेपी के पास। वहां भी कहा जाने लगा है कि कम से कम आधा दर्जन सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनौती है, जबरदस्त चुनौती है। चुनौती की चर्चा ही होना बीजेपी के लिए बहुत गंभीर विषय है। ये जो जिस राजनीतिक दल को लेकर के और उस राजनीतिक दल के जिस नेता को लेकर के यह बात बनी थी कि कोई विकल्प नहीं है, आखिर मोदी जी के सामने कौन, ये सवाल पूछा जा रहा था। ये सवाल गायब हो गया, ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। आज ये हो रहा है कि मोदी जी जिस बात के लिए आए थे, जिस बात के लिए जनता ने उनको लाया था, वह मुद्दे कहाँ हैं, उनका समाधान किस हद तक? अब मोदी जी व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमता कितनी थी उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि मैं तो बायोलॉजिकल, उनकी पैदाइश ही नहीं है। अब वो तो अवतार पुरुष है, अवतार पुरुष से गलतियां होती हैं। राम से भी गलतियां हुई थी, उन्होंने पत्नी का बहिष्कार कर दिया था। कृष्ण से भी गलतियां हुई थी, उन्होंने पाला बदल लिया था। अगर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं तो हो सकता है गलतियां हुई, लेकिन हम सुधार करेंगे क्योंकि हम इसीलिए बने ही है। हमसे और कोई गलती तो हो ही नहीं सकती। तो आप इस तरह की गैर राजनीतिक बातें करके अपने मतदाताओं को तो आप प्रभावित कर सकते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिबद्ध मतदाता है वो उनसे दूर हुआ है, उनसे दूर नहीं हुआ, लेकिन वो वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये बड़ा सवाल है। मैं इस चुनाव में कल हमारे यहाँ मतदान हुआ, मैंने लगभग 2014 के बाद ये पहला चुनाव है, 2017 में भी, 14 में भी, 19 में भी, 22 में भी, ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठनों के लोग घरों पे नहीं आए, पर्चियां नहीं पहुंचाई, वोट मांगने नहीं आए, या जो उनका कुछ पर्चे होते थे चुनाव के वो पहुंचाने के लिए नहीं आए। सड़क पर, सतह पर, दुकानों पे, चौराहों पर चर्चा करते हुए लोग नहीं दिखाई दिए। ऐसा क्यों है? क्या सत्तारूढ़ दल के समर्थकों में इस तरह का निराशा की भाव होती है, या उनमें यह बात होती है कि हम बात नहीं करेंगे किसी के अपने पार्टी के बारे में? मैंने तो अभी तक नहीं देखा। लेकिन ये नहीं लोग निकले, और 14 और 19 की तुलना में जिस तरीके से कम मतदान हुआ, मेरा अपना मानना यह है कि इसमें सर्वाधिक जो नुकसान हुआ है वो बीजेपी का होगा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार न निकले समर्थन के बावजूद, उसके मन में समर्थन का भाव है और न निकले, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। यह सही है कि नाराज मतदाता बड़ी संख्या में निकलते हैं, वो संख्या नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा है कि समर्थक मतदाता बड़ी संख्या में निकले हैं, या वह इस इतनी बड़ी संख्या में निकले हैं कि अपनी पार्टी को जिता लें।
चीज। तो ये जो निराशा है वह यह भाषा का भटकाव, भाषा में जो एक संस्कार होना चाहिए था उसकी कमी, मुद्दों पे ना आना। और आलोक जी बिल्कुल सही कर रहे हैं कि मोदी जी वही बोलते हैं जो बोलना चाहते हैं, इनसे कोई अन्य व्यक्ति नहीं बोलवा सकता, उनके मुंह में कोई अपना शब्द नहीं डाल सकता। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इस सब निर्णय वो खुद करते हैं। इसलिए जो कुछ ही बोल रहे हैं इस बिना पर आप छूट नहीं दिया जा सकता कि उनके भाषण लिखने वाले कैसे लोग हैं। भाषण जी। वही लिखा जाता है जो वो चाहते हैं। जी जी जी, सही कहा आपने। 4 जून के बाद काफी फुर्सत रहेगी और जितनी मर्जी पिक्चरें देख लें, जितने